हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो दक्षिण भारत के इतिहास का लास्ट वीडियो होगा। जो कल हमने पढ़ा था उसमें हमने पल्लव वंश पढ़ा था, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी। उसके बाद हमने चालुक्य पढ़े थे जो कि वातापी के थे, और तीसरा जो पढ़ा था हमने वेंगी के चालुक्य पढ़ा था। और आज का जो टॉपिक होगा, आज के जो 3 वंश होंगे वो होंगे कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। तो ये तीनों आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश में जब मैंने कल आपको बताया था वातापी के चालुक्य जब हमने पढ़ा था, उसमें बताया था मैंने अंतिम शासक जो था कीर्तिवर्मन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो उसको जो है राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हरा करके वहाँ पर जो अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था, उसी के क्षेत्र में। अब देखिए, आप मैप में देख सकते हैं जो वातापी के चालुक्य है, तो चालुक्य वंश का ही जो अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो इन्हीं का ही जो ये क्षेत्र था, इसको भी अपने साम्राज्य में मिला करके एक नया जो साम्राज्य स्थापित करता है दंती दुर्ग, वो साम्राज्य जो होता है वो राष्ट्रकूट साम्राज्य कहलाता है। तो इसी से शुरू होता है राष्ट्रकूट वंश। तो इनकी जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। इसका जो शासक है, प्रमुख शासक है, वो है कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। अब जो इनके जो वंशों के शासक होते हैं, इनके एक तो नाम याद रखने आपको सारे के सारे जरूरी भी नहीं है, और कर्म से याद रखें इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनसे रिलेटेड न तो इनकी तिथियां पूछी जाती हैं, ना ये पूछा जाता है कि कब इनका शासन था, ये सब इनसे नहीं पूछा जाता। जो भी इनसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जो कृष्ण प्रथम था उसने प्रसिद्ध एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया। अब कृष्ण प्रथम के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जो कृष्ण प्रथम था उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अब एक जो मैंने आपको कल पढ़ाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखिए, यही जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में ही एग्जाम में डाउट क्रिएट होते हैं। अगर आपको ठीक से क्लियर नहीं पता तो आपका जो 1 नंबर है वो लॉस हो जाता है। तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि जो कांची का कैलाश मंदिर था उसका जो निर्माण करवाया वो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया, जो कि पल्लव वंश का शासक था। और जो एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया वो कृष्ण प्रथम ने करवाया, जो कि राष्ट्रकूट शासक है। अगर वंश पूछा जाए तो राष्ट्रकूट, और अगर शासक का नाम पूछा जाए तो कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट, पाल एवं प्रतिहार का कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। अब ये मैंने आपको एक हर्षवर्धन की वीडियो में भी लास्ट में बताया था कि जो कन्नौज था, जब हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी, तो कन्नौज जो है बाद में इतना ज़्यादा एक महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है व्यापार का, जिसके लिए जो है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच एक संघर्ष होता है। राष्ट्रकूट से सबसे जो पहला शासक होता है जो इसमें भाग लेता है वो ध्रुव होता है। पाल शासक की बात की जाए तो धर्मपाल, और प्रतिहार शासक की बात की जाए तो वसराज। अब ये पाल और प्रतिहार जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा, तो इसलिए अभी राष्ट्रकूट के ही बारे में हम पढ़ेंगे। अमोघवर्ष, जिसका शासन था 814 से 878 ईस्वी, इसने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। इससे ज़्यादा कोई बार एग्जाम में नहीं आया है, पर कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अमोघवर्ष जो कि राष्ट्रकूट शासक है उसने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की। तो अमोघवर्ष से ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का एक युद्ध है, तक्कोलम की लड़ाई, जो कि आपको सन भी याद रखना है इसका 949 ईस्वी। ये हुई थी कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम। अब जो कृष्ण तृतीय है वो राष्ट्रकूट शासक है, और प्रांतक प्रथम जो है वो चोल शासक है। इसमें चोल शासक जो है वो पराजित हो गए थे। तो ये कई बार क्वेश्चन बना है कि तक्कोलम की लड़ाई किस किस वंशों के बीच में हुई, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ऑप्शन होते हैं उसमें ये आ जाते हैं राष्ट्रकूट या चोल के बीच, या राष्ट्रकूट
पल्लव के बीच, तो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रकूट और चोल शासकों के बीच में लड़ाई हुई थी। अगर नाम पूछा जाए तो कृष्ण तृतीय जो कि राष्ट्रकूट शासक था और प्रांतक प्रथम जो कि चोल शासक था, इनके बीच जो तक्कोलम की लड़ाई हुई वो 949 ईस्वी में हुई। इसी वंश के शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में पूर्ण कवि रहता था जिसने शांति पुराण की रचना की। तो ये आपको याद में रखने हैं अमोघ वर्ष से, सॉरी कृष्ण तृतीय के दरबार में जो है एक पूर्ण कवि रहता था जिसने शांति पुराण की रचना की। तो कृष्ण तृतीय से 2 क्वेश्चन, जो एक है तक्कोलम की लड़ाई और एक जो है पूर्ण कवि रहता था जिसने शांति पुराण की रचना की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफा का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब जो ये एलोरा और एलिफेंटा की गुफा है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर कहीं कभी स्थान पूछ लिया जाए तो आप ये टिक करेंगे। अब इसमें बात यह है कि जो गुफा है वो टोटल 34 है और जो राष्ट्रकूट शासक थे वो तीनों धर्मों को मानते थे, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म और हिंदू धर्म। तो इसमें तीनों जो धर्म हैं उनकी मूर्तियां मिली हैं, उनकी गुफाएं मिली हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 से 12 तक जो है वो बौद्ध जो है गुफाएं हैं, 13 से जो 29 हैं वो हैं जैन गुफाएं, सॉरी हिंदू गुफाएं, और जो 30 से 34 हैं वो हैं जैन गुफाएं। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो सबसे ज़्यादा गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं जो कि 13 से 29 तक हैं। तो आपको ये सब अगर ध्यान में रखा जाए तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं। तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ये सभी। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो ये सभी होना चाहिए। तो जो ये गुफाएं थी वो तीनों धर्मों से संबंधित थी, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो था वो कर्क तृतीय था, जिसको पराजित कर कल्याणी के चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने नए वंश की स्थापना की। तो राष्ट्रकूट का जो शासक था कर्क द्वितीय, इसी को हराया था तेलप द्वितीय ने। तेलप द्वितीय अब एक नया जो है वंश की स्थापना करता है जो कि है कल्याणी के चालुक्य। अब देखिए कल्याणी के चालुक्य एक बार मैप में देख लीजिए। देखिए चालुक्य जो हैं वो यही जो भाग है इसको ही जीत करके अपना साम्राज्य बनाते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य का जो क्षेत्र विस्तार है वो यही है। उन्होंने ही राष्ट्रकूट को हराया और वहां पर फिर अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से आपको एक बार में ध्यान रख लेना है कि कहाँ पर किसका भाग कौन सा था, किसका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते। इसका संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, तो संस्थापक इसके तेलप द्वितीय है। राजधानी मान्यखेत, तो राजधानी नहीं पूछी जाएगी क्योंकि राष्ट्रकूट की राजधानी भी मान्यखेत थी। उसके बाद जो कल्याणी जो कि सोमेश्वर ने बना दी थी, सोमेश्वर प्रथम ने 1043 में इसको राजधानी बनाया। इसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो विक्रमादित्य षष्ठम था। तो अब एक तो आप विक्रमादित्य से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास में ही विक्रमादित्य 3 पढ़ने को मिले हैं। एक तो विक्रमादित्य षष्ठम है जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश का जो एक शासक है। एक विक्रमादित्य कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और एक विक्रमादित्य एक स्थानीय राजा था, कब, जिसने एक विक्रम संवत चलाया था। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में प्राचीन भारत के जो वीडियोस हैं उसमें अच्छे से समझाया है। तो जो नाम सेम होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना। अब जो विक्रमादित्य चरित के रचयिता विल्हण और मिताक्षरा जो कि हिंदू ग्रंथ है उसके जो लेखक हैं विज्ञानेश्वर,
वो जो है विक्रमादित्य षष्ठम के दरबारी कवि थे। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है विक्रमादित्य षष्ठम से। तो इससे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं विक्रमादित्य षष्ठम से। इसका जो संस्थापक था वो तेलप द्वितीय था। इससे और क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब आगे पढ़ते हैं चोल वंश। चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। एक चोल वंश पड़ा था संगम काल के दौरान, जिसका जो संस्थापक था वो करिकल था। तो वो भी मैंने आपको बताया है। पर जब चालुक्य जो है यहाँ पर जो पल्लव वंश था, तो पल्लव वंश जो कांची के थे, जब इनका जो साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो जाता है तो उसको जो है एक बार दोबारा से उदय करता है चोल साम्राज्य का एक शासक होता है विजयालय। तो इसके ही टाइम पे एक बार दोबारा से चोल वंश दोबारा से उभर करके आता है 9वीं शताब्दी में। तो वो चोल वंश अगर संगम काल का पूछा जाए तो उसका संस्थापक करिकल था, और अगर 9वीं शताब्दी का पूछा जाए चोल वंश तो इसका संस्थापक विजयालय है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि चोल वंश दोबारा उभर करके आया था। इसकी राजधानी तंजौर थी। पल्लवों के पतन के पश्चात तमिल क्षेत्र में चोल वंश की स्थापना हुई, ये मैंने आपको अभी बता दिया। और जो चोल वंश थे, चोल शासक थे, ये पल्लवों के ही सामंत थे। परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में हराया, ये मैंने आपको अभी बता दिया, जो कि 949 में हुआ था। तो राष्ट्रकूट शासक जो था कृष्ण तृतीय, उसने परांतक प्रथम को हरा दिया था तक्कोलम के युद्ध में। अब कहा जाता है इसके बाद जब परांतक प्रथम हार जाता है तक्कोलम के युद्ध में, तो इसके बाद लगभग 30 साल तक यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो बहुत ही खराब बनती है। फिर से जो है चोल वंश बहुत ही दब सा जाता है, इसका जो है उदय नहीं हो पाता। पर फिर से एक बार दोबारा से चोल शक्ति दोबारा से उदय होती है, और वो होती है राजराज प्रथम के समय पे, जिसका शासन काल है 985 से 1014 ईस्वी। तो अब इसके जो 2 शासक हैं, एक तो राजराज प्रथम और उसी का ही पुत्र राजेंद्र प्रथम। तो इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है, और इन दोनों से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं चोल वंश से। तो राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको वृत्तेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब देखिए, एक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैलाश मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जिसका जो निर्माण करवाया था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो कि पल्लव वंश का शासक था। तो राज राजेश्वर, राज सिद्धेश्वर, ये दोनों अलग मंदिर हैं। दोनों के नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं। एग्जाम में आएगा तो आपको एक बार तो ठीक से पढ़ना है कि लिखा क्या हुआ है, राज राजेश्वर मंदिर लिखा है या राज सिद्धेश्वर मंदिर लिखा है। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से गलतियां होती हैं एग्जाम में। बाकी ऐसा कोई एग्जाम पेपर टफ नहीं होता, इजी तो सभी को ही लगता है, पर जब मार्क्स काउंट करने की बारी आती है तो फिर सबके जो नेगेटिव होते हैं वो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से होते हैं। तो बस यही जो छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के शासक महिम पंचम को भागने पर मजबूर कर दिया था और श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला दिया। तो श्रीलंका तक को जीत लिया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब इसका जो पुत्र होता है राजेंद्र प्रथम, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा होता है। अब देखिए, जो राजेंद्र प्रथम है, अब ये क्या करेगा, ये पाल शासक महिपाल को पराजित करेगा। उसने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की तथा गंगे कोट चोलपुरम को राजधानी बनाया, और राजधानी के पास ही चोल गंगम नामक एक तालाब का निर्माण करवाया। चोल गांव में, यहाँ पर चोल गंगम कर लेना है इसको, चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया। तो देखिए, पाल जो शासक थे वो बंगाल में थे, तो जो चोल शासक हैं वो यहाँ तक जो है युद्ध करते हैं। और जो बंगाल है, बंगाल में जैसे कि आपको पता होगा गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी के जो सटे हुए इलाके थे वो जब ये राजेंद्र प्रथम जीतता है महिपाल को हरा करके, तो वहां पर एक तो वो सबसे पहले गंगे कोट चोल की उपाधि धारण करता है और गंगे कोट चोलपुरम को राजधानी बनाता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये उपाधि क्यों धारण करी और इस जगह को राजधानी क्यों बनाया। तो इससे आपको ध्यान में रखना बेहतर होगा। अगर मैप से आप देखेंगे
कि जो बंगाल की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो उसके बाद उसी के पास एक चोलगंगम नामक एक तालाब भी उसने उसका निर्माण करवाया। तो ये तो है राजेंद्र प्रथम से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो राजेंद्र प्रथम से दो तीन जो एक ही सेंटेंस में मैंने लिखा है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की थी और गंगेकोट चोलपुरम को राजधानी बनाया था और चोल गंगम नामक तालाब का भी निर्माण किया था। अब इसका अंतिम शासक जो होता है राजेंद्र तृतीय होता है। अब इसका एक जो पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि चोलकालीन जो चोल काल था उसी में ही जो नटराज जो एक शिव की प्रतिमा है नाचते हुए, उसकी जो मूर्ति जो बनी थी वो चोल काल में ही बनी थी सबसे पहले। और विश्व की श्रेष्ठतम जो ये मूर्ति मानी जाती है वो चोलकालीन ही है और ये जो मूर्ति है वो कांस्य की मूर्ति है। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये फैक्ट्स अच्छे से ध्यान में रखना है। और पहले तो इस जो दक्षिण भारत के तीनों वीडियो है इसको एक बार कर्म से आपको अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इससे जो है फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो दक्षिण भारत का इतिहास है इनसे जो फैक्ट्स जो आएंगे एक तो वो कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए आपको एक बार दोबारा से ध्यान में रखना है। और मैं दोबारा कहूँगी कि मैप के जरिए ही आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप मैप में जो शासक जहाँ इनका साम्राज्य था अगर उस चीज़ को आप अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ आपको मैप के जरिए बता सकूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आप हर बातों को ध्यान में रख पाएँ। तो अब ये दक्षिण भारत का इतिहास आज इस वीडियो में ख़त्म होता है। अब प्राचीन भारत की एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको पाल वंश बताऊंगी, बंगाल का इतिहास और थोड़ा बहुत कश्मीर का इतिहास भी है, तो वो लास्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ ही प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा। तो तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें। प्राचीन भारत का इतिहास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से अगर आप सीरीज़ में सारे वीडियोस देखते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्राचीन भारत की जो एक सीरीज़ थी वो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल सके। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।